आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड साइंस के लिए 11th बायो का जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर जीवों का वर्गीकरण, जो कि सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो किताब है, जो कि पहले राजस्थान बोर्ड जो था उस टाइम जो किताबें चलती थी आरबीएससी की, उन किताबों से ये सेकंड चैप्टर है। तो इस चैप्टर से हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से उठकर सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले लगभग 250 वर्षों के अंदर कितनी 1.78 मिलियन यानी 10,78,000 जातियों की क्या हो चुकी है, पहचान हो चुकी है। अब तक कितनी जातियों की पहचान हो चुकी है? लगभग 10,78,000 जातियों की क्या हो चुकी है पहचान, 1.78 मिलियन। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड जो पॉइंट है अपने यहाँ पे, वो समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा, यहाँ पर समुद्री जो घोड़ा है, जो कि समुद्री घोड़ा जो वास्तव में घोड़ा नहीं है बल्कि एक समुद्री जल के अंदर तैरने वाला एक मछली है। समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला पॉइंट। सबसे पहले जंतुओं का जो वर्गीकरण है, वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर जंतुओं का जो वर्गीकरण है वो अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने जंतुओं का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। उन्होंने जंतुओं को 2 वर्गों के अंदर बांटा था। उन्होंने जंतुओं को कितने 2 समूहों के अंदर बांटा था, पादप और जंतु के अंदर वर्गीकृत किया था। जो जंतुओं का जो वर्गीकरण है वो उन्होंने आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया था। तो अरस्तु ने जंतुओं को 2 भागों में बांटा था, पादप और जंतु। जंतुओं का जो वर्गीकरण है वो उन्होंने आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया था। तथा दूसरा जो जंतुओं का वर्गीकरण का जो आधार था वो उनकी गति का प्रकार, यानी कि उड़ने वाले, चलने वाले और तैरने वाले, इन 3 भागों के अंदर उन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण किया था। जबकि पादपों का जो वर्गीकरण है वो उन्होंने सरल आकारिकी के आधार पर पादपों को उन्होंने 3 भागों में बांटा था, शाक, जाड़ी और वृक्ष के अंदर। ये द्विजगत अवधारणा थी जो कि अरस्तु के द्वारा दी गई थी। उसके बाद में लीनियस ने भी द्विजगत अवधारणा दी थी। तो द्विजगत जो पद्धति थी, 2 जगत जो पद्धति थी वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी। उन्होंने जीवों को 2 भागों में बांटा गया था, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर उन्होंने जीवों को बांटा था, वर्गीकृत किया था। उसके बाद में त्रिजगत अवधारणा आई थी। त्रिजगत अवधारणा जो है वो हैकल ने दी थी। किसने दी थी? हैकल ने दी थी। उन्होंने प्लांटी के अंदर पौधों को, कैरोलस लीनियस ने त्रिजगत अवधारणा में पौधों को प्लांटी के अंदर तथा जंतुओं को एनिमेलिया के अंदर वर्गीकृत किया था। लेकिन त्रिजगत अवधारणा के अंदर कुछ ऐसे जीव थे जो कि न तो प्राणियों के अंदर आते थे और न ही जंतुओं के अंदर आते थे। उनको उन्होंने एक नई जगत के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने उनको उसके अंदर डाला था, जो कि न तो पादपों से सम्मिलित होते थे, न ही जंतुओं के अंदर सम्मिलित होते थे। तो इस प्रकार 3 जगत अवधारणा के अंदर प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 3 जगत आए थे। उसके बाद में 4 जगत अवधारणा आई थी, चतुर्जगत अवधारणा, जो कि चतुर्जगत अवधारणा कॉपलैंड के द्वारा दी गई थी। उन्होंने क्या किया था? जो मोनेरा जगत बनाया था। उन्होंने कौन सा जगत बनाया था? मोनेरा जगत। पहले क्या होता था कि जीवाणु और जो नीले हरे शैवाल है उनको पादपों के अंदर गिना जाता था, उनको प्लांटी के अंदर माना गया था। किसके अंदर माना गया था? प्लांटी के अंदर। तो उन्होंने जीवाणु और नीले हरे शैवाल को प्लांटी जगत से अलग कर मोनेरा जगत का विकास किया। इस प्रकार 4 जगत हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद में आई थी 5 जगत अवधारणा। उस 5 जगत अवधारणा का विकास जो है वो आरएच व्हिटेकर के द्वारा, किसके द्वारा? आरएच व्हिटेकर के द्वारा किया गया। पहले प्लांटी और कवक भी क्या थे? एक दूसरे के साथ में थे, एक साथ थे। क्या थे? एक साथ थे, प्लांटी और कवक, पादप और कवक। उनके अंदर कोई भेद था नहीं। फिर बाद में पता चला कि दोनों की जो कोशिका भित्ति होती है वो अलग अलग होती है। कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन से बनी होती है तथा हरे पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से बनी होती है। जब ये बात पता चली कि इन दोनों की जो कोशिका भित्ति है वो अलग अलग है, तो इस प्लांटी जगत को विभाजित करके उससे 2 नए जगत बनाए गए। एक तो प्लांटी और एक क्या बनाया गया था? कवक जगत, फंजाई जगत इसमें बनाया गया था। तो पहला अंतर तो पादपों के अंदर और कवकों के अंदर कोशिका भित्ति था। दूसरा अंतर था कि हरे पौधे जो थे वो स्वपोषी थे, जबकि कवक जो थे वो अवशोषी थे, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते थे अपने भोजन के लिए। तो इस प्रकार 5 जगत अवधारणा जो है वो आरएच व्हिटेकर ने 1969 के अंदर दी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद में इस 5 जगत अवधारणा के जो वर्गीकरण का जो मुख्य आधार था, 5 जगत अवधारणा के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार था वो जंतुओं की कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण प्रक्रिया और जनन और जातिवृत्ति संबंध, ये वर्गीकरण के प्रमुख आधार थे। सीधा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक बार सीधा ये 4 ऑप्शन दे दिए थे कि इनमें से जंतुओं के वर्गीकरण का आधार कौन सा नहीं है, तो वहाँ पे जीवों की कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण संरचना और जनन और जातिवृत्ति संबंध, ये ऑप्शंस में थे। और इनके अलावा एक और ऑप्शन में था जो कि वर्गीकरण का आधार नहीं था। उसके बाद के अंदर जो मोनेरा जो जगत था, उस मोनेरा जगत के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए थे। सारे के सारे प्रोकैरियोटिक जीव किसके अंदर थे? मोनेरा के अंदर। और बाकी सारे जीव जगत के अंदर क्या थे? यूकैरियोटिक जीव थे। अब यूकैरियोटिक जीव जो थे वो 2 प्रकार के थे, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव और बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव थे वो प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए थे। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को किसके अंदर रखा गया था? प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया था। उसके अलावा बहुकोशिक जो यूकैरियोटिक जीव थे वो फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर रखे गए थे। उसके बाद में ये एक सारणी है, देख लेते हैं। इस सारणी के अंदर आपको बताया गया है कि जो 5 जगत अवधारणा थी उसके वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है कोशिका का प्रकार। जैसे एक कोशिक जो प्रोकैरियोटिक जीव थे वो मोनेरा के अंदर रखे गए थे। कौन से के अंदर? मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए थे। बाकी सारे जो जगत थे उन सब के अंदर यूकैरियोटिक जीव रखे गए थे। जो प्रोटिस्टा था, इस प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव थे। कैसे थे? एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव थे। बाकी सारे के सारे जीवों के अंदर बहुकोशिक जीव थे। बाकी सारे जो जगत थे, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनके अंदर बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव थे। जो मोनेरा जगत है, उस मोनेरा जगत के जीवों की जो कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज रहित होती है, उसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है, बल्कि पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूमेरिक एसिड, एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है म्यूमेरिक एसिड। क्या नाम है? म्यूमेरिक एसिड। इस म्यूमेरिक एसिड से ये कोशिका भित्ति बनी होती है। किससे बनी होती है? म्यूमेरिक एसिड से कोशिका भित्ति बनी होती है। एक तो पेप्टाइडोग्लाइकन और एक म्यूमेरिक एसिड से क्या बनी होती है? कोशिका भित्ति बनी होती है मोनेरा जगत की। जो फंजाई है उसकी कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है और प्लांटी की कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, जबकि एनिमेलिया के अंदर, जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं अगला, पोषण की विधि और जनन। पोषण की विधि और जनन। स्वपोषी पोषण होता है मोनेरा के अंदर, स्वपोषी पोषण होता है, और मृतपोषी पोषण भी, परपोषी भी होते हैं। ये भी स्वपोषी और परपोषी होते हैं, ये भी परपोषी होते हैं। जो कवक होते हैं वो कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, सदैव परपोषी होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं। तथा जंतु भी कैसे होते हैं? एनिमेलिया भी कैसा होता है? परपोषी होता है। जबकि मोनेरा है और प्लांटी है जो कि स्वपोषी होते हैं, और मोनेरा और प्रोटिस्टा स्वपोषी के साथ साथ परपोषी भी होते हैं। जो मोनेरा है, उस मोनेरा के अंदर जो जनन है, जीवाणुओं के अंदर जो जनन है, वो संयुग्मन के द्वारा होता है। कौन सी विधि के द्वारा? संयुग्मन के द्वारा। प्रोटिस्टा के अंदर युग्मक संलयन और संयुग्मन के द्वारा, दोनों विधियों के द्वारा जनन होता है। और बाकी सारे जीवों के अंदर, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर निषेचन के द्वारा क्या होता है? जनन होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू।